दोस्तों इकोनॉमिक्स 4 बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का क्लासेस शुरुआत हो चुकी है। इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री का जो भी सिलेबस हमने पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे, सिलेबस को डिस्कस किए थे, उन सभी का पहला क्वेश्चन अर्थात क्लास 1 बोला जाए तो क्लास 1 आप सभी का शुरुआत हो चुका है। उसके अंतर्गत हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई है, किस प्रकार से बताएं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम क्लास 2 में आज आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक अर्थात अर्थमिति का परिचय के बारे में बताएंगे। इसमें वही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आपका एग्ज़ाम 28 जून से है तो कम समय है, इसीलिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट में एक चीज़ परिवर्तन किए हैं। एक क्लास में आपको एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर के जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारा इसके अंतर्गत कवर की जाएगी। समय कम है, सटीक पढ़ना है और चीज़ों का अच्छे पूर्वक से पढ़ना, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ें। जितना हो सके इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का क्लासेस को शेयर करें ताकि वही क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। आइए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है, किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं ताकि आपको 15 नंबर में पूछा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन मिल सके, 4 नंबर पूछा जाए तो 4 नंबर मिल सके। दोस्तों हमने अपने परिभाषा किए हैं, अपने अनुसार पूरी तरह से वर्णन किए हैं इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो में किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर कॉमेंट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करें। आप सभी को क्लास 2 में अर्थमिति की बारे में बताएंगे, उसके साथ साथ सांख्यिकी क्या है इसके बारे में भी बताया जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बताया गया है, अर्थमिति तथा सांख्यिकी अवधारणाओं का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। मूल्यांकन मतलब कि कॉन्सेप्ट इवैल्यूएट कीजिएगा किस प्रकार से। देखिए पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं, दूसरा देखिएगा इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अथवा अर्थमिति एवं सांख्यिकी अवधारणाओं के पुनर्वलोकन पर निबंध लिखिए। किस प्रकार से ये अवधारणाएं हैं, अर्थमिति क्या है, सांख्यिकी क्या है, इसके बारे में बताना है पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए आप किसी भी विषय पे टॉपिक पे बोल दिया जाता है इस पर निबंध लिखिए। मान लीजिए राम पे निबंध लिखिए तो राम जी के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाए तो अर्थशास्त्र क्या है, अभी तक आप क्या जानते हैं, पूरी तरह से आप वर्णन करेंगे। उसी प्रकार से अर्थमिति के बारे में और सांख्यिकी के बारे में बताना है। तो आइए पूरी तरह से हमने अपने परिभाषा में लिखे हैं, अपने भाषा को एकदम बारीकी से हमने निचोड़ कर निकाले हैं। हमने हर तरह से हर प्लेटफॉर्म से रिसोर्स से हमने चीज़ों को इकट्ठा करके आप सभी के बीच में लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ें हम बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। अभी भी आपको डाउट है तो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट का जाके देख सकते हैं। आप सेमेस्टर 4, 3, 2 का वीडियो देखें, पूरी वही क्वेश्चन आती है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे बताई जाती है, वही एकदम ऐसा ही क्वेश्चन खोजा जाता है जो आपके एग्जाम में मिल सके। दोस्तों आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आंसर को पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। 10-15 मिनट अगर जाती है वीडियो आपको देख लेनी है ताकि आपको दोबारा वीडियो देखना ना पड़े। दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को दे देखें तो 1, 2 मतलब कि 2 क्वेश्चन, 1, 3, 4 क्वेश्चन इसके अंतर्गत कवर होने वाला है। 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर पूरी तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए में आपको दोस्तों क्या लिखना है। अर्थमिति, अर्थमिति क्या है हमने पिछला क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सिलेबस की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अर्थमिति में अर्थशास्त्र का एक ऐसा विषय, अर्थशास्त्र के अंदर अर्थमिति आता है। ठीक है ना, ये नहीं समझिएगा अर्थमिति के अंदर अर्थशास्त्र आता है, अर्थशास्त्र के अंदर अर्थमिति आती है, जिसने अर्थशास्त्र के विषय में जहाँ एक तरफ जटिल बनाया है वहीं दूसरी ओर सुगम बना दिया। कहने का अर्थ है कि अर्थमिति जो अर्थशास्त्र में जो इस तरह है कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसी को कहीं ना कहीं ये इस तरह सीधा भी बनाया है। ठीक है, यह अर्थशास्त्र के अर्थमिति नामक विषय को समझने के लिए अर्थमिति के सिद्धांत के बारे में जानना होगा, विभिन्न अर्थभूत के बारे में जानना होगा और महत्वपूर्ण सांख्यिकी क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। इसलिए ताकि विद्यार्थी इन अवधारणाओं को भली भांति समझ सकें। तब आप समझिए कि सांख्यिकी क्या होता है और अर्थशास्त्र अर्थमिति क्या होता है, तब दोनों का डिफरेंस समझेंगे, दोनों पर आप क्या लिखेंगे, निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, तब आप जाकर निबंध लिख पाइएगा। आइए पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इतना हुक लाइन आपको लिखना एग्जाम में बहुत ही आवश्यक है। हुक लाइन में ही आपको 2 नंबर मिल जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा समष्टि तथा प्रतिदर्शा, पॉपुलेशन एंड सैंपल्स क्या है उसको पहले हम समझते हैं।
समिष्ट नामक अवधारणा सरसंयुक्त है। इस अवधारणा के संबंध में सभी माप परिमाणों परिच्छेदों की संपूर्णता से है। ठीक है, समस्त संभव परिच्छेदन की संख्या समिष्ट और आकार होती है। यह आकार समिष्ट आकार के हैं, जांच के पदों के अनुसार बदलता है। जिस प्रकार से उसको चेक करते जाइएगा वो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस नज़र आएंगे। उदाहरण के तौर पर मासिक आय, मान लीजिए आपको जो मंथली इनकम है, अध्ययन जिले के स्तर पर, मान लीजिए हमारा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है तो कोडरमा के डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको मासिक आय क्या मिलता है। कभी कभी राज्य स्तर पर देता है, देश के स्तर पर दिया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए आप अदर कंट्री में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको डॉलर में पैसा मिलता है तो वहाँ का रेट अलग रहता है। आप बम्बई जाते हैं तो बम्बई में आपको सैलरी अलग मिलता है। जब आप अपने राज्य में आते, अपने स्टेट में आते तो अलग रेट मिलता है। जब अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते तब आपको इस तरह बताया गया। इसके बाद देखिएगा, यदि एक समिष्ट के परिणामों की संख्या दी हुई है, मान लीजिए किसी प्रकार की परिणाम दिया गया, आपका रिजल्ट की संख्या दी गई है, तो स्पष्ट आकार परिमित फिनिट हो सकता है। यदि प्रश्नों का संज्ञा अपरिमित मतलब इनडिफिनिट हो जाएगी तो समिष्ट अपरित हो जाएगी। मान लीजिए जब आपका समिष्ट परिणाम फिनिट है तो फिनिट रहेगा। अगर आपकी वही प्रश्न साइंस अपरिमित हो जाए तो आपकी समिष्ट भी अपरिमित हो जाएगा। मतलब ये समिष्ट है, अगर ये फिनिट है तो फिनिट रहेगा, अगर अनफिनिट हो गया तो अनफिनिट ही हो जाएगा। ठीक है, यही समझिएगा। प्रतिदर्शक नामक अवधारणाएं का संबंध समिष्ट का अवधारणा से है। परिच्छेदों का वह समुच्चय जो समिष्ट से चयनित होता है उसे प्रतिदर्श की संख्या दी जाती है। परिच्छेदों की संख्या प्रतिदर्श में प्रतिदर्श के आकार नाम है से जानी जाती है। ठीक है, आकार नाम से। उसके बाद देखिएगा अर्थमिति विषय। अर्थमिति विषय में क्या है, हम इस प्रकार के प्रतिदर्शक का अध्ययन करते हैं जिनका चुनाव किसी विशेष संयोग द्वारा किया जाता है, किसी संयोग द्वारा। इस प्रकार प्रतिदर्शा प्रायिकता प्रतिदर्शा के नाम से जाना जाता है। प्रतिदर्शा प्रत्यक्षता या प्रतिदर्शा के नाम से जाना जाता है। इनको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं। ठीक है, पर्याप्त प्रदर्शा अर्थात प्रोबेबिलिटी सैंपल का एक ही महत्वपूर्ण प्रकार यादृच्छिक प्रतिदर्शा है, रैंडम सैंपल्स कहा जाता है। यादृच्छिक प्रतिदर्शा का चयन के लिए समिष्ट के परिमित को प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को प्रतिदर्शा में चयनित होने हेतु बराबरी का अवसर दिया जाता है, परंतु अपरिमित समिष्ट में कई प्रतिदर्शा यादृच्छिकता तभी माना जाएगा जब प्रत्येक चयनता प्रशिक्षण हर एक दूसरे प्रशिक्षण से पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, सब इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, एक सेकेंड। हम समिष्ट तथा प्रतिदर्शक का अध्ययन उनके अभिलक्षणों की मदद से करते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलक्षण माध्यम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है। ठीक है, समष्ट अभिलक्षणों का प्रचलन पैरामीटर तथा प्रतिदर्शक अभिलक्षणों को प्रतिदर्शक स्टैटिक्स कहकर संबोधित किया जाता है। समष्ट एवं प्रतिदर्शक के प्रमुख अभिलक्षणों की संख्यात्मक माप को हम कुछ विशिष्ट आकार के संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जो निम्न प्रकार से है। पहला देखिए, समष्ट के संबंध में प्रचलन। देखिए किस तरह से संबोधित करते हैं समष्ट प्रतिदर्शक, यूनियन, समष्ट डॉलर, इस तरह किया जाता है। समष्ट मानक परिचलन को इस तरह किया जाता है। देखिए प्रतिदर्शक संबंध को x का पावर s2 का पावर x sx का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रट लेना है, ये चीज़ें याद कर लेनी है, लर्न कर लेनी है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। हो सकता है इसमें हमको बोलने में मिस्टेक हो तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसमें उन घटनाओं का अध्ययन होता है जिन घटनाओं को मापा भी जा सकता है अथवा गिना भी जा सकता है। अब देखिए हमने अर्थमिति वहाँ तक समझे, अब समझेंगे सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स में आप जानते हैं कि माप भी सकते हैं, नाप गिन भी सकते हैं। हम सांख्यिकी में चर मतलब कि वेरिएबल का यूज करते हैं, चर्चा मापनीय घटना के संदर्भ में करते हैं। सांख्यिकी में ही नहीं अर्थमिति में चर का अर्थ आता है, वेरिएबल हमारा अर्थमिति में भी आता है। उस संयोग में होमोजीनियस नामक से जाना जाता है। समय अनुसार बदलती रहती है। यदि कोई घटना मात्रा अपमानीय होती है तो हम उसके गुण
एट्रीब्यूट की चर्चा करते हैं तथा इस गुण का संबंध समिष्ट अनुपस्थितियों या उपस्थितियों से होता है। इस प्रकार गुण का संबंध प्रत्यय में उपस्थित का अनुपस्थिति से होता है। स्थिरता मतलब कांस्टेंट की चर्चा गणित के 4 में विपरीत होता है। स्थिरता वह राशि है जिसमें अनेक बिंदुओं के समय अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा स्थिरता के विषय में डॉक्टर JPM के मदानी लिखते हैं, स्थिरता वह राशि है जिसमें विदित समय बिंदुओं पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब स्थिरता को किसी चर के साथ लिखा जाता है तो स्थिरता को उस चर का गुणक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर AX बोलते हैं। स्थिरता का x का चर गुण होता है, परंतु चूंकि कोई भी मूल हो सकता है अतः यह स्थिरता संकेत होते हुए चर के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। जब हम किसी स्थानांतरिका की विषय पहचानें तो अभिव्यक्त करते हैं तो हम इसको प्रचलित संख्यात्मक या प्रचलन कहकर भी संबोधित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी भी चर को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी विचरणता का स्रोत हमारे अध्ययन का प्रमुख विषय बन जाता है। जिन विचरणों का उद्भव संयोगवश होता है उन विचरणों का नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। उसी कारण इस प्रकार के चर मानों को प्रशिक्षण से पहले ना तो नियंत्रण किया जा सकता है और ना ही आधारित किया जा सकता है। यदुच्छक या प्रसंभव चर स्टोकेस्टिक्स एंड वेरिएबल प्रशिक्षणों के चर में मानों का पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इन चरों पर को यदुच्छक या प्रसंभव चर स्टोकेस्टिक्स एंड वेरिएबल कहकर भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए गैर युद्धचक या गैर प्रसंभव चर नॉन स्टैटिक्स एंड वेरिएबल युद्धचक या प्रसंभव चर के विपरीत गैर युद्धचक या गैर उत्चक चर पर कहलाता है, जो पूर्णतः रूप से नियंत्रण के योग या कम से कम पूर्ण रूप से भविष्यवाणी करने के योग होता है। अर्थात इस चर में भविष्यवाणी तो हो ही सकती है, साथ साथ चर नियंत्रण से बाहर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चरों के प्रकृति में सत्ता एवं असत्ता संभव कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कंटिन्यूशन पॉसिबल इन वेरिएबल नेचर। ठीक है, इन चरों की प्राकृतिक में सत्ता एवं असत्ता संभव होती है। इस आधार पर हम चरों का अध्ययन करते हैं। सन का 2 प्रकार हैं। सत्ता का 2 प्रकार हैं। सत्ता का 2 प्रकार है। कौन कौन है? कांस्टेंट वेरिएबल वह चर होता है जो अंकीय अंक पर कोई भी मान ले सकता है। उदाहरण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि समय, तापमान, आय, कीमत, आय, इसी प्रकार के अनेक दूसरे पर वार सत्ता चर का उदाहरण है। ठीक है, F में सत्ता चर नॉन कांस्टेंट पर असत्ता चर अखंडित बार भी कहा जा सकता है। वह चर होता है जो अंकीय अक्ष पर विविध प्रकार के मान भी ले सकता है, भले ही यान आकांक्षी कक्ष पर समान अंतराल ना हो। व्याख्या मॉडल में वर्जित बाह्यजर्यत और अतिजर्यत संभव है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझ लेनी है ताकि आपको आंसर में अच्छे नंबर मिल सके। व्याख्या मॉडल में हम चरों का विभाजन 2 प्रकार से करते हैं। पहला आपका हो गया क्या? अंतचर इंडोगेनियस वेरिएबल। अंतजरता चर वे चर होते हैं जिन चरों का व्याख्या मॉडल अनिर्हित होती है, ये चर अंतचर कहलाते हैं। दूसरा बाह्य चर एक्नोगेनियस वेरिएबल, जिन चरों हेतु मान जाता है कि उनके भी आधारित करने वाली शक्तियों मॉडल के बाहर तथा उनके परिणामों भले से ही स्वीकृत होते हैं, वे चर बाह्यचित चर कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ए में देखिएगा, अर्थमिति विषय में अंतर्गत चरों का प्रसंभव चरों स्टोकेस्टिक्स वेरिएबल तथा वर्जित चरों को गैर संभावित या के रूप में माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाह्य जरों का वर्गीकरण अर्थमिति में देख गया है कि बाह्य चरों का कई बार साधारणभूत गैर साधारणभूत रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बटन अब समझ लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। बटन एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध आंकड़ों की संगठित करने से है। डॉक्टर JM मदानी बटन के विषय में भी कहा है कि बटन वह अवधारणा है जिसका संबंध आंकड़ों के संगठन से है। आवृत्ति बटनों का संबंध प्रतिदर्श से होता है तथा प्रयक्ता बटने का संबंध में स्पष्ट होता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी बांटा गया। पहला आवृत्ति बटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। आवृत्ति बटन प्रतिदर्श में चर के ज्ञात मानों का एक व्यक्तिगत प्रदर्शन है।
आवृत्ति बटन प्रतिदर्श में चर के प्रत्येक मान के लिए प्रविष्टियों की संख्या, प्रतिदर्श में चर में मानों के प्रत्येक अंतराल में प्रविष्टियों की संख्या को दर्शाया है। चर के हर एक मान हेतु आवृत्ति बटन प्रतिदर्श में प्रविष्टियों की संख्या, खंडित चर की स्थिति का प्रतिदर्श में चर के मानों का केवल एक अंतराल में प्रविष्टियों की संख्या सत्य चर की स्थित होती है। दूसरा, प्रयेक्ता बटन। प्रयेक्ता बटन के अंतर्गत यदुयक्षक चर के प्रत्येक मान के साथ उसके घटन के प्रयेक्ता का वर्णन होता है। ये अर्थात प्रयेक्ता बटन सत्ता या असत्ता दोनों प्रकार के चरों से हो सकता है। डॉक्टर GMK मदानी ने कहा कि आवृत्ति बटन की तदनुरूपी संपुष्टि अवधारणा के प्रयेक्ता बटन से कहते हैं। देखिए, अब निरपेक्ष आवृत्ति में क्या होता है, प्रत्येक स्ववर्ग से संबोधित प्रविष्टियों की संख्या को निरपेक्ष आवृत्ति कहते हैं। असंपेक्ष आवृत्ति क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रत्येक स्वर में आने वाली निरपेक्ष आवृत्ति को कुल प्रविष्टियों के अनुपात के रूप में दर्शाती है। बटनों का प्रदर्शन में गणितीय सूत्र के या ग्राफ से दर्शाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्लास 2 को भी पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों किसी प्रकार के हमारे द्वारा प्रोसेंस अगर सही तरीके से पढ़ नहीं पाए हों तो दोस्तों उसके लिए माफ़ कीजिएगा। वीडियो हमारी एकदम जल्दीबाजी में बन रही है, कहीं प्रकार की समस्या होती है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें ताकि आप सभी को चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप पे डिपेंड करता है, आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। बाकी हमारी कोशिश है कि आप तक एग्ज़ाम तक सारे मटेरियल आपको मिल जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।